सीधी तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है नई सरकार। शपथ ग्रहण समारोह की ये खास तस्वीरें छत्तीसगढ़ में, जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस मंच पर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो विष्णुदेव साय जो आज से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा जिन पर मुहर लगाई पार्टी ने और उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। बड़ी जीत के बाद छत्तीसगढ़ में चेहरा फाइनल हुआ और उसके बाद आज ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, अब उनका नया परिचय है ये। हालांकि पहले भी कई जिम्मेदारियां और बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कुनकुरी विधानसभा से आते हैं और वहीं से उन्होंने चुनाव जीता और आज मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है 59 साल के विष्णुदेव साय। देखिए मंच की तस्वीरें आपके सामने। अब शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी से मुख्यमंत्री और अब शपथ ग्रहण अरुण करने साहब के लिए जो यहाँ शपथ लेने जा उपस्थित रहे हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त तो अरुण साहब अब शपथ ले रहे हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो विष्णुदेव साय के बाद अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है अरुण साव ने। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अब एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में निभाने जा रहे हैं। और देखिए, अब मंच पर शपथ लेने के बाद मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बाकी मंच पर मौजूद लोगों से। तो विष्णुदेव साय श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के बाद दो डिप्टी सीएम विजय शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है और कवर्धा सीट से विधायक हैं, चुनकर आए हैं। और उसके बाद अब एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ब्राह्मण समाज से आने वाले विजय शर्मा डिप्टी सीएम बने हैं। कबीरधाम जिले की कवर्धा सीट से विधायक, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महासचिव और अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री के बाद दो उप मुख्यमंत्री जो शपथ ले चुके हैं और छत्तीसगढ़ में ये नई महोदय, सरकार आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री के तौर पर आज से जाने जाएंगे, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री 59 साल के आदिवासी समाज से आते हैं और उनके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली है और दोनों डिप्टी सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के। तो यहां जो फॉर्मूला पहले ही सामने आ गया था, आज से छत्तीसगढ़ में नई सरकार, विष्णुदेव साय सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ उन्होंने ले ली है। मंच पर देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह में जो खास मेहमान पहुंचे हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। राज्यपाल ने शपथ दिलाई और विष्णुदेव साय आज से सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इस वक्त मंच की तस्वीरें सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मूला वही और शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो चुका है। अंकित, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल शिरीन, और इस सबके बीच में जो एबीपी न्यूज़ ने सुबह अपने दर्शकों को खबर दी थी, उस खबर पर भी मोहर लग गई है, क्योंकि वो खबर हमको किसी और ने नहीं, खुद जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने दी थी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं बहुत सारी थी कि आखिर कितने लोग शपथ लेंगे, क्या मंत्रिमंडल होगा, किसको जगह मिलेगी। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने सुबह ही जब विष्णुदेव साय से हमने चर्चा की थी, उस दौरान ये जानकारी सामने आ गई थी कि सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे और वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है पूरा हुआ है। फिलहाल देखिए मोहर है और वही हुआ भी है अंकित। और इस बार मैं जल्दी से तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खास तौर पर इस कार्यक्रम में यहां शामिल हुए और अब शायद यहां से निकल रहे हैं। मंच पर देखिए, आप तमाम चेहरे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, पुष्कर धामी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और अब यहां से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री
के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे और मंच पर अभी फिलहाल जो जनता नीचे बैठी हुई है सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए जो यहां लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए झुककर सभी को नमस्कार करते हुए, इससे पहले यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शिरकत की और अब यहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर, क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है और यहां पर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है छत्तीसगढ़ में, इसी के साथ नई सरकार का आगाज। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से छत्तीसगढ़ में नई सरकार का आगाज होने जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। विष्णुदेव साय सीएम पद की उन्होंने शपथ ली, एक नई जिम्मेदारी। हालांकि पार्टी में पहले भी वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं और अब आज से एक नई जिम्मेदारी, एक नया मुखिया राज्य को मिला है विष्णुदेव साय के तौर पर, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इसी के साथ क्योंकि यहां एक फॉर्मूला रखा गया, क्योंकि कई समीकरण यहां साधे गए हैं साफ तौर पर, विष्णुदेव साय के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी, 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है इसी मंच से। अरुण साव और विजय शर्मा, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री। अंकित, शपथ हो गई, पहले चेहरा फाइनल, उसके बाद अब शपथ भी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि चुनौतियां राज्य में कम नहीं है विष्णुदेव साय के लिए। निश्चित तौर पर शिरीन, और इसी वजह से जब उनका चेहरे का ऐलान हुआ था, जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों ने यही कहा था, जो आम जनता थी, जो कार्यकर्ता थे, उनका यही कहना था कि एक जो मुनासिब चेहरा है, क्योंकि ये सबको अपने साथ लेकर के चल सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखिए बैंडविड्थ का यहाँ पर इशू है, यानी कि नेटवर्क का इशू है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे जो पब्लिक, जो जनता यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई थी, उनसे बात कर सके। जितेंद्र, आप वहीं रह करके दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये बताइए, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, मैं आती हूं आपके पास अंकित, शायद कुछ दिक्कत है आपके ऑडियो में, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी और बातचीत इस पर करेंगे इस पर। लेकिन देखिए, तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि आखिर मुख्यमंत्रियों के सामने अब चुनौतियां क्या हैं। पहली बड़ी चुनौती तो यह है कि मुख्यमंत्री का अनुभव, यानी इस पद का अनुभव ना होना। दूसरी बड़ी चुनौती है राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज के तले दबा हुआ है राज्य, और कैसे इसे उबार पाने में कामयाब होंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती है। अब तीसरा नंबर है राज्य के पूर्व जो बीजेपी सीएम है उनके साथ तालमेल और सहयोग, ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ चुनौती नंबर 4 है भी मोदी की गारंटी को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसके जरिए जो चुनाव जीता गया, बीजेपी लगातार यही कह रही है, तो उसको आखिर पूरा आगे किस तरह से किया जाएगा। चुनौती नंबर 5, लोकसभा चुनाव से पहले धरातल पर काम दिखना, बहुत जरूरी। चुनौती नंबर 6, अनुभव और उम्र में वरिष्ठ मंत्रियों से तालमेल। ये 3 चेहरे आप जो देख रहे हैं, इनके सामने चुनौतियां क्या है। चुनौती नंबर 7, तीनों राज्यों में गरीब 15% से ज्यादा है और उसे कैसे कम किया जाएगा। उस एक तरीके से जो ये आर्थिक मोर्चे पर चुनौती है वो कैसे पूर्ण होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो जाता है। और यही देखना होगा कि ये तीनों सीएम कैसे इन तमाम चुनौतियों को पूरा करेंगे, पार करेंगे। नीरज का रुख कर लेती हूं, बाकी हमारे साथ आप देख रहे हैं ब्रजेश और मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन नीरज, आपके पास आते हुए, चेहरे जिन्होंने शपथ ले ली है और आज से ही चुनौतियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि 2024 सामने खड़ा है। निश्चित रूप में रोमाना, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि तीनों राज्यों में आर्थिक चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन एक बात और भी है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। कई राज्यों में हमने उदाहरण देखे हैं कि राज्यों पर अतिरिक्त भार था, कर्ज बहुत बड़ा था, लेकिन राज्यों की सरकारों ने एक अच्छा काम किया और उसके बाद सरकारें वहाँ बहुत कुछ कर पाई। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि ये मैनेजमेंट कैसे हो पाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान जैसा राज्य जहाँ मैं इस समय हूँ, इस राज्य में भी करीब 5,60,000 करोड़ का कर्ज है, जो प्रति व्यक्ति करीब 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्ज आता है। आप छत्तीसगढ़, जिस राज्य में अभी मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उस राज्य में भी कर्ज तले राज्य दबा हुआ है और प्रति व्यक्ति लंबा एक कर्ज बढ़ता है। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों जगहों की सरकार है और अभी आने वाले समय में, यानी कि मात्र 20 दिन बाद, जब 1 तारीख से एक नया
कैलेंडर वर्ष लगेगा, जी। उस समय से उनके पास राज्यों में पैसा देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो निश्चित रूप में केंद्र में सरकार है, केंद्र का सहारा लेना पड़ेगा। या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका पैसा अभी भी केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है, उन सरकारों से अगर वो पैसा मिल गया, चूंकि राज्य में उनकी सरकार है, तो शायद कुछ अच्छा बेहतर हो सके। लेकिन एक बात तो तय है कि राज्यों पर अतिरिक्त भार आएगा और राज्यों की सरकारों को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और संसाधन जुटाने पड़ेंगे, पैसे के स्रोत के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप जन आकांक्षाओं में पूरा खरा उतरेंगे। क्योंकि आपने भी घोषणाएं कम नहीं की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो संकल्प पत्र दिया है उसमें भी घोषणाएं कम नहीं हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने तो जबरदस्त योजनाएं वेलफेयर की चलाई ही थी, उनमें सारा बहुत कुछ पैसा लुटाया गया, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं। मैनेज तो करना होगा, मैनेज कैसे कर पाएंगे ये तो देखिए थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बात कर लेते हैं अभी अभी विष्णुदेव साय जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। विष्णुदेव साय के सामने क्या क्या चुनौतियां जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए ये चुनौतियां हैं पूरी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का जो वादा है उसको पूरा करना, किसानों को बकाया धान का बोनस देना, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देना, 4,500 रुपए तक का बोनस देना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करना, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और साथ ही 5,500 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदना। ये तमाम राज्य की बड़े जो चुनौतियां हैं, विष्णुदेव साय उन्हें कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि ये वो चुनौतियां हैं, ये वो दरअसल वादे हैं जिन्हें लेकर आप लोगों के बीच गए। अंकित, अब ये तमाम वादों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्या प्लान सरकार के पास है, ये देखना होगा। निश्चित तौर पर और कि ये भी किए गए हैं सरकारी पैसे तो इस शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। नहीं अंकित, आपसे बात हो नहीं पा रही है, आपके वीडियो ऑडियो दोनों में दिक्कत है। जैसे ही दुरुस्त होता है फिर से आपके पास आएंगे और इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे कि विष्णुदेव साय इन तमाम चुनौतियों को कैसे पूरा करते हैं। एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि पहले उनको कोई अनुभव नहीं रहा है, जिम्मेदारियां भले ही उन्होंने पार्टी में काफी निभाई हो, प्रदेश में काफी निभाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे निभाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज से मोहन सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम बन गए मोहन यादव, और मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शर्मा जो डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आज से नई सरकार और नया चेहरा मोहन यादव का, जो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। और यहां पर मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ देखिए यहां भी 2 डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया गया, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शर्मा, जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया। और इसी के साथ जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने चुनौतियां कई हैं और बड़ी भी हैं। तो मोहन यादव के सामने चुनौतियां क्या है, ये भी जल्दी से अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं। देखिए, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देना, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। उधर आइए देखिए महिलाओं की बात है, महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने देना, तेंदुपत्ता के लिए 4,000 रुपए प्रति बोरा, जन्म से शादी तक बेटी को 2 लाख रुपए देना। और इसी के साथ कुछ और भी है यहाँ पर, गेहूं 2,700 रुपए प्रति क्विंटल, धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल, गरीब परिवारों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, गरीब छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। और फिर दूसरी तरफ हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार या फिर स्वरोजगार, और लाडली बहनों को पक्का मकान, 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन। तो ये मध्य प्रदेश में इन चुनौतियों को कैसे मोहन यादव पार करते हैं, जरा चलते हैं ग्राउंड पर और ब्रजेश यादव से समझते हैं। ब्रजेश, माफ कीजिएगा, ब्रजेश मेरे सहयोगी राजपूत। निश्चित शिरीन, मोहन यादव के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जैसे पहली चुनौती तो आर्थिक की है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। पिछले चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जो लगातार घोषणाओं की बम्बार्डिंग की है, उसमें यदि उन सबको पूरा किया जाए तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हैं जिनको सालाना खर्चा पड़ेगा। इस सबको कैसे, जो जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में मध्य प्रदेश 27वें नंबर पर है। तो बहुत कहने को बीजेपी के नेता जरूर दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल के विकसित राज्य में पहुँच गया है, मगर ऐसा है नहीं। सच्चाई के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होनी है। ये तो आर्थिक चुनौतियों की
बात, मगर राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं है, खासकर मोहन यादव को, कि जिस तरीके से मोहन यादव जिनका सिर्फ तीसरी बार का टर्म है और उनके सामने जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जिस तरीके से उतारे गए थे और जिनको अभी तक कोई अकोमोडेट नहीं किया गया, जैसे प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, राव उदय प्रताप हैं, और जो सांसदों को लाया गया था, खुद शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान अभी एक बड़ी चुनौती साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है और लाडली बहना का जो जादू उन्होंने चलाया था, तो वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल में तो डालेगा ही, क्योंकि शिवराज सिंह अपने आप में बड़ी शख्सियत है। तो जहां उस पुराने मुख्यमंत्री से नए मुख्यमंत्री की जब तुलना की जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि पुराना मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। तो बहुत सारी चुनौतियां, अब इन चुनौतियों से कैसे निकल पाएंगे मोहन यादव, देखना बाकी है। बिल्कुल, तुलना तो होगी और इसी तराजू को बैलेंस कैसे करते हैं देखना होगा। राजस्थान में शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो तय हो गई है। 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण होगा और सुबह 11:15 पर भजन लाल शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, अमित शाह भी वहां होंगे, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है, 15 दिसंबर वो तारीख जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा, जिन्हें हालांकि अभी शपथ लेना बाकी है, लेकिन ये तो तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने भी अब क्या चुनौतियां होंगी जरा आप समझिएगा। देखिए, 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड, 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी है, किसानों को सालाना 12,000 रुपए, 12वीं पास मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी। ये वो वादे जो एक तरह से अब ये चुनौतियां होंगी, क्योंकि वादे तो आपने कर लिए, अब इन्हें पूरा करने की बारी है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? भजन लाल शर्मा के सामने क्या ये चुनौती है या क्या प्लान आगे हो सकता है, समझने के लिए हम रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष का। शिरीन, मुझे याद है जब चुनावों में आप राजस्थान के दौरे पे थी तो आपने खूब ट्रैक्टर चलाया था और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है जी। तो जब भी केंद्र की सरकार या बीजेपी के नेता राजस्थान की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते थे तो उनका सीधा आरोप ये होता था कि पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है। जवाब में गहलोत कहते थे कि केंद्र ने जो हम पर कर राशि है उसका बोझ बढ़ा दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चुनौती जो भजन लाल सरकार के सामने आने वाली है वो ये है कि कैसे हरियाणा के बराबर पेट्रोल और डीजल की कीमत की जाए। इस चुनौती को तो निपटना ही होगा, साथ ही साथ राजस्थान की जितनी बिजली कंपनियां हैं वो भारी घाटे में चल रही हैं। किसानों को लगातार बिजली देना, क्योंकि अब फसल का टाइम आ रहा है और पूरी बिजली दी जानी है, उनके बिलों को माफ़ करना है, सहकारी बैंकों का कर्जा गहलोत सरकार माफ़ कर चुकी है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों का बहुत बड़ा कर्जा अभी भी किसानों पर है। तो ये जो सबसे बड़ी चुनौती है पेट्रोल डीजल और बिजली, ये भजन लाल सरकार के मुंह बाएं खड़ी है और ऐसे में जब तक केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने वाली है। राज्य की जो आय के जरिए हैं वो लिमिटेड है, चाहे वो एक्साइज के जरिए हो, चाहे वो माइनिंग के जरिए हो या ट्रांसपोर्टेशन के। अब या तो कोई नए सोर्स डेवलप किए जाएं या सिर्फ केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद लगाई जाए। अब देखना यही होगा कि भजन लाल सरकार किस तरीके से इस चुनौती से निपटती है। बिल्कुल, जहां तक राजनीतिक समस्या है लोगों के सामने, क्योंकि लोग बिल्कुल मनीष, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे शुरू होगी। ये पहली कैबिनेट बैठक, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहली कैबिनेट की मीटिंग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट आज नई योजनाओं पर मुहर लगा सकती है। तो पहली कैबिनेट बैठक सीएम मोहन यादव और थोड़ी देर बाद यानी कि शाम 5 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि कई नई योजनाओं पर मुहर लग सकती है। सीधे रुख कर लेंगे ब्रजेश का, हमें बताएंगे ब्रजेश क्या जानकारी, क्या होगा पहली कैबिनेट बैठक, क्या कुछ हो सकता है आज खास? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाई है 5:30 बजे और ये बैठक होगी वल्लभ भवन में जो मंत्रालय है। मगर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके लौट के आ चुके हैं और प्रेस को उसके बाद वो यहाँ आए हैं, फिर कुछ लोगों से मुलाकात है और
जो कैबिनेट की बैठक है उसका एक पत्रकार वार्ता भी रखी है, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कोई बड़ा एजेंडा है। बस एक इनफॉर्मल सी कैबिनेट बैठक है, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है सरकार की जिसको देने का वादा किया गया हो। हाँ, एक बड़ा सवाल ये जरूर बनेगा कि जो 1250 रुपये लाडली बहना को शिवराज सरकार ने दिए थे, उसको 3000 हर महीने करने का वादा किया था, उसको पूरा करते हैं कि नहीं, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि लाडली बहना एक बड़ी योजना के रूप में पॉपुलर हो चुकी है, चर्चित हो चुकी है, मगर नई सरकार जिस तरीके से उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करी, उसका जवाब जरूर पूछा जाएगा। मगर फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बड़ा एजेंडा कैबिनेट बैठक के सामने नहीं दिख रहा। ठीक है ब्रजेश, ठीक है, आप जानकारी दे रहे हैं। देखना होगा शाम 5:30 बजे के आसपास जब ये बैठक होती है तो इस बैठक में क्या कुछ खास होता है। बहरहाल हम मोहन यादव की बात कर रहे हैं। देखिए 2024 के लिए मोहन यादव कैसे मुफीद हैं, 2024 के लिए मोहन कैसे मुफीद, जरा आप इसे समझिए। देखिए ओबीसी चेहरा है, सबसे बड़ी बात जातीय गणित साधा गया है उनके चेहरे के तौर पर। संघ से नाता है मोहन यादव का, मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा यहां संगठन में काम का अनुभव उन्हें रहा है। मालवा रीजन से बीजेपी के दूसरे सीएम हैं जो मोहन यादव यहां से आए हैं। मालवा रीजन से बीजेपी के सीएम चेहरे के तौर पर दूसरा स्थान यहां पर इन्हें प्राप्त है और इसीलिए ये खास हो जाते हैं। नीरज जी, तमाम समीकरण, क्योंकि देखिए भले ही ये चेहरा जिसके बारे में कोई बात ना हुई हो, जिसका कोई जिक्र ना हुआ हो, जाहिर तौर पर एक सरप्राइज था, लेकिन इन सरप्राइज के पीछे समीकरण पूरा साधा गया। सिरीन, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कई बार मैं गलती से आपका नाम नहीं ले पाता हूं, किसी और का नाम आ जाता है। एनीवे, लेकिन वो गलती आपने भी की। लेकिन अब बात आते हैं मोहन यादव। मोहन यादव को आप एक क्षेत्र से या एक राज्य से जोड़कर मत देखिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। केवल मध्य प्रदेश में ही 30% से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर यादव वोट बैंक का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके अलावा चूँकि पार्टी के पुराने नेता हैं, खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश चलिए, बिहार चलिए, मैं जहाँ पे हूँ राजस्थान पे, आप हरियाणा चलिए, इंक्लूडिंग तेलंगाना में, खुद हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास की 5 लोकसभा सीटों में तो यादव आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर, ये मध्य प्रदेश का तो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है करीब 5 से 7 राज्यों में जहां पर यादव आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। और अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि यादवों के नेता कौन, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या दूसरे जो नेता हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास ऐसे तमाम लीडर्स हैं कि हम जो है ज़रूरत पड़ने पर उनको आगे बढ़ाते हैं, जो काबिल लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित रूप में इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं, जो यादव बेस्ड पार्टियां अपने आप को मानती हैं, उनका दायरा बहुत सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यापक पार्टी है, देशव्यापी पार्टी, नेशनल पार्टी है और हर राज्य में उसका अपना स्टेक है। तो उस वोट बैंक को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि अगर ये सही से प्ले हुआ जैसा बीजेपी ने सोचा, तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत प्रभाव सीटों के रूप में परिवर्तित होता दिखेगा। और उससे आने वाले जो समय में लोकसभा चुनाव में जो सीटों का आंकड़ा है, कहीं मैं तो ये देखता हूं कि कहीं ये ऐसा ज़्यादा फायदा ना हो जाए कि 303 को भी ये आंकड़ा पार कर जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखना होगा नीरज आखिर क्या होता है। 2024 भी अब बहुत दूर रह नहीं गया। लेकिन ये तो देखिए, हमने अब बात कर ली मोहन यादव की, लेकिन इसी बीच बात यहां भजन लाल शर्मा की भी करनी होगी, क्योंकि 2024 में वो किस तरह से मैजिक दिखा सकते हैं। इस वक्त अंकित शायद मुख्यमंत्री से इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ले ली है मंत्री पद की शपथ और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री साथ में बैठे हुए हैं। जो प्रभारी हैं वो ओम माथुर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो तमाम मंत्री हैं कोशिश करते हैं एक से बात कर सके। और देखिए यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सबसे पहला एजेंडा। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी जवाबदारी पार्टी ने सौंपी है। अब तक जिस तरह से पूरी ताकत, पूरी क्षमता से पार्टी का काम किया, जनता की सेवा की, उसी शिद्दत के साथ जनता की सेवा करेंगे। उसी शिद्दत के साथ जनता की सेवा करेंगे। ओम माथुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जनता के लिए सबसे पहली क्या एजेंडा क्या है? देखिए चाय जी बिल्कुल, सॉरी।
मोदी की गारंटी में जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से हमारी पार्टी ने किया है, वो सब वादे धीरे धीरे करके 5 साल में पूरा करेंगे। आज महिलाओं से आपके घर पे जो आई थी वो तो कह रही थी हमको तो सबसे पहली उम्मीद है कि हमारा हमसे क्या वादा पूरा हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। और सबके बीच में आप लोगों ने चुनाव में एक मुद्दा उठाया था महादेव वेब का, वो लोग भी गिरफ्तार हो गए हैं, आरोपी भी। और भी जो भी गलतियां हुई हैं सबकी जांच होगी, कार्रवाई होगा। और तीन चार मुख्य इश्यूज की बात की जाए तो कौन कौन से रहेंगे? तो देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में अब ओम माथुर जी प्रभारी हमारे साथ में। ओम माथुर जी एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आए थे चुनाव जिताने की, वो तो पूरी हो गई जी। मैं बिल्कुल चाय ले रहा हूँ, धन्यवाद। अब आगे क्या? देखिए, हमने जो संकल्प पत्र में जो जनता से मोदी की गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करने का कल पहली कैबिनेट में हम निर्णय करेंगे और हम इस प्रदेश को सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त, दंगा मुक्त और भय मुक्त और नक्सलवाद मुक्त प्रदेश को बनाने के और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने जो है अपनी घोषणाएं बहुत सारी की थी, तो कहा यह भी गया कि प्रदेश के ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, उससे कैसे निपटेंगे? वो सारी चीजें ध्यान में लेकर के हमने बाकायदा कल से ही शुरुआत कर दी है और आज और कल कैबिनेट के बाद आपके सामने निर्णय आ जाएगा कि हम आर्थिक दृष्टि से कहाँ खड़े हैं और कहाँ से शुरुआत। जो वादे किए हैं चाहे और कर लेना पड़े, लेकिन हम उन घोषणाओं को, गारंटी को पूरा करें। कैबिनेट का सबसे पहला एजेंडा बताया हुआ कल डिक्लेयर करेंगे। वो कैबिनेट जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। ओम माथुर जी प्रभारी के तौर पर यहाँ पर आए थे और अपनी जिम्मेदारी को जो पूरा करके यहाँ से निकल रहे हैं। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर बात की जाए प्रभारी की, तो उनका यही कहना है कि जनता से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया है और वो वादा पूरा करने के लिए जो है अब कदम उठाए जा रहे हैं और पहली कैबिनेट में ही लिए जाएंगे कई अहम फैसले। तो एबीपी न्यूज। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्हें आपने सुना और उन्होंने सीधे कहा कि हम इन 5 सालों में मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन 2024 के लिए विष्णु कैसे खास हैं, अब जरा आपको ये जल्दी से समझा देते हैं। देखिए, आदिवासी चेहरा हैं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। देश के 10% वोट बैंक को सीधे सीधे यहां पर जो है वो साधा गया। संगठन में काम का अनुभव रखते हैं विष्णुदेव साय, संघ से भी नाता है पुराना। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी विष्णुदेव साय निभा चुके हैं। सरगुजा रीजन से मुख्यमंत्री चेहरा छत्तीसगढ़ के। और इसी के साथ देखिए, गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात और गरीब परिवारों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, ये यहां पर जो वादे और दावे हैं। गरीब छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार या फिर स्वरोजगार, लाडली बहनों को पक्का मकान देने का वादा और ये तमाम 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन। तो ये छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। और इस पर बात करने के लिए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, पहली बातचीत और जैसा अंकित ने सवाल पूछा, कहा कि 5 सालों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेंगे। किस तरह से यह मुमकिन होगा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो? देखिए, अगर प्रबंधन सही से किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य का प्रबंधन अगर आप कायदे से करें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं राज्य सरकार के, एक्साइज से, सेल्स से, इसके अलावा तमाम तरह के कर, बहुत सारे आर्थिक तरीके से आप राज्यों से, मतलब शहरों में कर लगा के वो आप कर सकते हैं विदाउट एनी अतिरिक्त। बहुत सारा, चूँकि छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा राज्य है जहाँ उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज का भी सही से इस्तेमाल किया जाए, तमाम ऐसे खनन की व्यवस्थाएं हैं कि आप उसी से बहुत सारे जो कर्ज की स्थिति है उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार उसका प्रबंधन कैसे करती है, कैसे अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। क्योंकि आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है नेचुरल रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल होता है। दिखाया जाता है कि मान लीजिए 100 एकड़ में खनन होना है, लेकिन खनन हो जाता है 500 एकड़ में और वो 400 एकड़ किसी न किसी तरह चोरी छुपे लोगों की जेब में चला जाता है। उसका सीधे तौर पर राज्य सरकार के पास कर नहीं आ पाता। तो ऐसे तमाम रास्ते हैं जिन पे अगर अंकुश लगा के राज्य सरकार ठीक से काम करे तो
कर के माध्यम से सरकार अपना राजस्व ठीक कर सकती है और उसको वेलफेयर स्कीम्स के जरिए पब्लिक को रीपे कर सकती है। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो बने हैं विष्णुदेव साय वो कैसे अपने राज्य का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे राजस्व को संभालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और बहुत कुछ सोच समझकर नाम तय किए गए, चेहरे फाइनल किए गए और उसके बाद अब जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं 2024 की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दारोमदार इसको लेकर भी है। अब जरा भजनलाल शर्मा की बात कर लेते हैं कि कैसे मैजिक दिखाएंगे। सवर्ण चेहरा है भजनलाल शर्मा, यहां पर कोर वोटर ब्राह्मणों को साधा गया है सीधे तौर पर। संघ से नाता पुराना है यहां पर भजनलाल का, प्रदेश में संगठन मंत्री भी रहे हैं, यानी कि वो संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं। जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, जिन पर भरोसा जताया है पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने, और इसीलिए कमान सौंपी गई है। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए संगठन में काम का अनुभव उनको है। ढूंढाड़ रीजन से पहला मुख्यमंत्री, जो ढूंढाड़ रीजन है काफी महत्वपूर्ण रीजन, वहां से पहला मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त भजनलाल शर्मा के तौर पर यहां पार्टी चुनकर लाई है और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मनीष से बात करते हैं इस पर। मनीष, कैसे ये मुमकिन कैसे होगा? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये भी खड़ी है, मोदी की गारंटी 2024। बिल्कुल शिरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आर्थिक मुश्किलें आने वाली हैं उनका मैंने जिक्र किया था आपसे पहले बातचीत में। दूसरी चुनौती है केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की गारंटियों को पूरा करना। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो कि आर्थिक रूप से सामने आने वाली है, तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार सहयोगी के तौर पर राजस्थान सरकार की मदद करेगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। दूसरा, जिन बातों का जिक्र नीरज मेरे सहयोगी कर रहे थे कि लीकेज को अगर रोका जाए, क्योंकि राजस्थान में खनन का बहुत ज़्यादा काम होता है और अगर खनन को पटरी पर लाया जाए तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी मदें हैं जिनसे राजस्व अर्जित हो सकता है वो भी एक रास्ता होगी। राजनीतिक चुनौतियों का भी जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा शिरीन, क्योंकि राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के खाते में जाती रही हैं और अब भजनलाल शर्मा को ये करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन उनके सामने राजनीतिक चुनौतियां हैं, एक तो जातिगत समीकरण और दूसरा एक बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वसुंधरा राजे का लोकसभा के चुनाव में प्रचार पर जाना बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि हर जाति और हर कौम से वसुंधरा का सीधा जुड़ाव है। जी जाहिर तौर पर, और इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व बीजेपी के जो सीएम रहे हैं उनके साथ तालमेल किस तरीके से बिठाया जाएगा। मैं अंकित का रुख करती हूँ। अंकित, आपसे बात हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने विष्णुदेव साय से एक्सक्लूसिव बातचीत की, हम तो कैमरे पर देख रहे थे, सामने आपने मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा और समझा होगा। क्या लग रहा है, जो बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे, कितना दम उनकी बात में? देखिए, यकीन निश्चित तौर पर दिख रहा था। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि उनको भी पता है चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को अमल में अगर आप अभी से नहीं लाएंगे तो 2024 के चुनावों में आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं और इस बात का साफ तौर पर जो है उनको भी इल्म है, उनको भी एहसास है। अब यहाँ पर जनता है, इन जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर इन लोगों के लिए वो क्या सबसे पहली जो है वादा है जो पूरा होना चाहिए। एक एक करके, एक एक शब्द में, क्या सबसे पहला वादा जो पूरा होना चाहिए? मोदी जी की गारंटी है सारे के सारे वादे पूरे होंगे, पूरे होंगे, लेकिन एक किसानों की सबसे पहले कर्ज माफी होगी। किसानों की कर्ज माफी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं के साथ जो पीएससी में पुरानी सरकार में गड़बड़ी हुई थी, युवाओं के साथ जो गड़बड़ियां बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ। आप विभिन्न जो भ्रष्टाचार हैं सारे खत्म होने चाहिए। जैसे महिलाओं को जो वादा किया गया है वो वादा को पूरा करना चाहिए और उसके साथ ही साथ जितने भी वादा किया है मोदी जी, ठीक है। जो विकास कार्य रुका हुआ था नगर निगम से संबंधित सारे विकास, रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री आवास रोक रखा था छत्तीसगढ़ में, गरीबों का छत छीन लिया था, वो क्या कह रहे? फर्जी बिल का हर बिल जांच होना चाहिए सब। तो देखिए शिरीन, ये तो देखिए अब नई सरकार है तो जाहिर है अंकित, सबकी अपनी अपनी जो है वो इच्छाएं हैं कि सरकार आई है तो जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाओं को पूरा करे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला आज सुबह सामने आया। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में एक युवक कूद गया। लोकसभा के अंदर से हिरासत में 2 युवक लिए गए हैं। एक का नाम सागर और दूसरे का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। संसद के बाहर भी 2 लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया। अमोल और नीलम, ये 2 हिरासत में लिए गए। अंदर और बाहर के लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं
कि आपस में संपर्क था इनका। हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते थे, यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो सुरक्षा में चूक का यह बड़ा मामला, और अब जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि 2 अंदर थे, संसद के भीतर थे, दर्शक दीर्घा, और 2 बाहर थे जो हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और ये चारों लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण, क्या जानकारी और इस पर? देखिए, आपको बता दूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ही मौजूद हूं, और जो एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है वो इन सबसे इंटेरोगेशन कर रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब तक की जांच में बात सामने आई है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो चारों एक दूसरे के संपर्क में थे, और चारों का जो मकसद था वो भी एक ही था, और इन्होंने मिलकर ये साजिश रची थी। और उसके बाद ये जो कलर स्टिक है, कलर कैंडल है, उसके साथ ये पार्लियामेंट पर पहुंचे थे। आप देखेंगे कि चारों अलग अलग राज्यों से हैं। एक महाराष्ट्र, अमोल महाराष्ट्र से है, वही सागर यूपी से है, नीलम जो एक आरोपी है वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है, तो जो मनोरंजन है वो कर्नाटक का रहने वाला है। तो 4 राज्यों के साथ ये तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीमें बना दी है जो कि इन चारों राज्यों के लिए डिस्पैच की गई है। वहां पर जाकर इनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा। नीलम के बारे में जानकारी ये भी है कि वो जींद की रहने वाली है, और कुछ दिन पहले जब घर से निकली थी, हिसार जाने की बात कहकर निकली थी। तो आखिरकार इन चारों का मकसद क्या था? क्या इन चारों ने मिलकर ही इस पूरी साजिश को रची? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई संगठन इनके पीछे हो, किसी ने इनको मोटिवेट किया हो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए? तो ऐसे कई सवाल है, और किस तरीके से इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर पहुंचे। मैं आती हूं आपके पास। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बता दें। देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक का तो ये मामला है ही। इसी बीच एक बड़ी खबर, आज से विजिटर गैलरी को बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। 2 लोगों ने संसद के अंदर हंगामा किया, जिसके बाद ये कड़ा फैसला लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर आज से विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। दर्शक दीर्घा को बंद कर दिया गया है, और ये कब तक है ये फिलहाल पता नहीं, क्योंकि अनिश्चितकाल के लिए विजिटर गैलरी बंद कर दी गई है। और उसी विजिटर गैलरी में वो युवक, वो आरोपी बैठा हुआ था जहां से वो लोकसभा में बीच में कूदा। लेकिन इसी बीच कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि संसद में एंट्री आसान नहीं है। कैसे, जरा हम आपको यहां बताते हैं कि क्यों आखिर आसान नहीं है। देखिए, सवाल यहां पर यह कि सारी सुरक्षा धराशायी कैसे हो गई। नई संसद में एडवांस टेक्नोलॉजी से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाती है। आधुनिक हथियारों से लैस जवानों की तैनाती वहां पर ऑलरेडी है, और इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अगर कोई घुस जाता है इस तरीके से, ये बड़ा सवाल। नई संसद में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है। संसद परिसर में एडवांस सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, और इसीलिए ये सवाल बन जाता है कि आखिर इन तमाम सिक्योरिटी जो लैब्स है वो कैसे हुआ। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है सीसीटीवी से 360 डिग्री निगरानी रखी जा सकती है। ये आधुनिक व्यवस्था, और आधुनिक व्यवस्थाओं को एक तरीके से लांघ कर वो शख्स जो है वो अंदर घुस जाता है। अंकित, ये तमाम सवाल जिनका जवाब ढूंढना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। और देखिए श्रीन, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि संसद में जब आप दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरीके से पास इशू किया जाता है, और ये क्योंकि हम लोग मीडिया कर्मी है, लिहाजा हम लोगों को भी इस तरीके से पास इशू किया जाता है। बाकायदा इसमें बारकोड होता है, और क्योंकि हम मीडिया कर्मी है, लिहाजा संस्थान से जब एक लेटर जाता है तो भी ये पास बनता है। वहीं अगर बात की जाए जो आम दर्शक आते हैं, जो वो भी जो अगर वो पास बनवाते हैं इस तरह का, तो वहां पर पहले सांसद का एक लेटर हेड पर बाकायदा एक रिकमेंडेशन जाता है कि हाँ फला इतने लोगों को पास जारी किया जाए। तो इतना आसान नहीं। उसके बाद जब ये पास जारी होता है, तब फिर जब मैं संसद में दाखिल होता हूं, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, तो पहले आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो ये पास स्कैन किया जाता है। उसके बाद में आपका फिजिकल चेकिंग की जाती है। फिर जब आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच रहे होते हैं, वहां पर स्कैन किया जाता है, वहां पर चेकिंग की जाती है। फिर जब आप जो विजिटर गैलरी में या मीडिया गैलरी में जा रहे होते हैं, तो वहां पर आपका फोन अगर आपके पास में है तो फोन जमा करवाया जाता है, और उसके बाद में एक बार फिर से चेकिंग करने के बाद में आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो यकीन मानिए सुरक्षा तो काफी तगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग वहां पर पहुंचे और इनके पास में ये स्प्रे भी था, तो सवाल खड़े होते हैं। और इसी वजह से मांग क्या की जा रही है, मांग ये की जा रही है कि आधुनिक व्यवस्थाओं के होने के बावजूद आखिर कैसे
ये मुमकिन हो पाया। अंकिता, आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए, एक और बड़ी खबर, मैसूर सांसद के रेफरेंस से बना था इन आरोपियों का पास। विपक्ष ने लोकसभा में चूक का मुद्दा भी उठाया है, चिंता इसको लेकर जाहिर की। लोकसभा स्पीकर ने इस पर आश्वासन दिया, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा होगी और इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए जो विजिटर गैलरी है उसे बंद भी कर दिया गया। खुद ओम बिरला ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जाएगी और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी कि आखिर ये कैसे हो पाया। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। तो ओम बिरला को आपने सुना कि समीक्षा की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था